हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सारे लोग। मैं हूँ मानवी सिंगल, आपकी फिजिक्स की टीचर। ठीक है, तो हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 2 है और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। हमने कल वाले लेक्चर में जो डिस्कशन किए थे वो थे हमारे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, स्पीड, वेलोसिटी। फिर हमने स्पीड और वेलोसिटी में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में जाना। ठीक, आज हम उसके टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और जो हम लोग आज करने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। आज हम लोग एक्सेलरेशन करेंगे। एक्सेलरेशन के बाद हम लोग अपना इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इसकी डेरिवेशंस भी करेंगे। डेरिवेशन दो तरीके से होगी, बाय डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जिसको हम कैलकुलस मीन्स बोलते हैं, और इसके अलावा एक ग्राफिकल मेथड भी है हमारे पास। इसके बाद हम लोग ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। वेरियस ग्राफ्स कौन कौन से, जैसे हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ये तीन चीजें डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग इसका लास्ट करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। इसके साथ साथ हमारा मोशन इन 1D, मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ। सबसे पहले एक्सेलरेशन है क्या। हमने देखा डिस्टेंस क्या था, टोटल पाथ ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। उसके बाद हम स्पीड पे आए। स्पीड क्या था आपका, डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सिमिलरली जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन इज change in velocity per unit time। तो हम इसका सिंबल क्या लिखते हैं एक्सेलरेशन का, ए से दिखाया जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर्मूला क्या रहेगा, A is equal to change in velocity by time। तो चेंज इन वेलोसिटी हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, अगर मुझे इसको लिखना है तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखा जाएगा, A is equal to V minus U। V is your final velocity and U is initial velocity। ठीक है, तो A हो गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर हम इसकी SI यूनिट की बात करते हैं तो SI यूनिट क्या बनेगी, इसकी वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की होती है हमारी सेकंड। तो इसकी SI यूनिट बनी मीटर पर सेकंड माइनस 2। अब इसमें एक चीज ये आती है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि कब ये स्पीड को इंक्रीज करेगा, कब ये स्पीड को डिक्रीज करेगा, तो यहाँ दो बातें बहुत ध्यान देने की हैं कि जब भी आप एक्सेलरेशन और मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में ले रहे हो तब ये स्पीड को इंक्रीज करेगा। स्पीड इंक्रीजेस, और इस केस में भी स्पीड इंक्रीज ही होगी। बट अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, मान लीजिए आपका वेलोसिटी या मोशन इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, या फिर इस केस में आप इसको ऐसे ले रहे हैं, तब ये स्पीड डिक्रीज करवाएगा। और जब हम स्पीड इंक्रीज करते हैं तो हम उसको नाम देते हैं एक्सेलरेशन, और जब स्पीड डिक्रीज करवाते हैं तब हम उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। तो ये चीज मत भूलिएगा कि रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, नहीं। रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि आप स्पीड डिक्रीज करवा रहे हो। ठीक है, यहां तक बात। अब हम इसको चेंज करना सीखते हैं कि हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमने एक्सेलरेशन देखा, वेलोसिटी देखा और हमने पोजीशन देखा, तो हम देखते हैं कि कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मेरे पास पोजीशन गिवन है
और मुझे जाना है वेलोसिटी तक, तो हम क्या करेंगे, dx बाय dt। ठीक, अगर मुझे वेलोसिटी दे रखी है और एक्सेलरेशन तक जाना है तो हम लिखेंगे dv बाय dt। मान लीजिए आपको इसका उल्टा काम करना है, उसने आपको एक्सेलरेशन दे रखा है और आपको वेलोसिटी तक जाना है, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन a dt, और आपको वेलोसिटी दे रखी है और पोजीशन तक जाना है तो आप करोगे इंटीग्रेशन v dt। जैसा हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए लिखा था dx बाई dt, वैसे ही हम लोग अगर किसी इंस्टेंट का एक्सेलरेशन निकालना है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू dv बाय dt। एक तो तरीका ये हुआ जब उसने मुझे वेलोसिटी दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लीजिए एक क्वेश्चन उसने फ्रेम कर दिया कि वेलोसिटी और x का रिलेशन दे रखा है, तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। मैंने इसी इक्वेशन में फर्दर मल्टीप्लाई करा dx और डिवाइड भी करा dx से, तो a इज इक्वल टू dv बाय dt मल्टीप्लाई dx बाय dx। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसका ग्रुपिंग देख लेते हैं। हमें ये पता है dx बाई dt हमारा वेलोसिटी होता है, तो इसको मैंने क्या लिखा, a इज इक्वल टू v dv बाय dx। ये हम तब यूज करते हैं जब एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू x उसने हमें दिया हो। ठीक है, ये तो सारी कहानी रही हमारी एक्सेलरेशन की। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हुआ, कब उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलना है, कब उसको रिटार्डेड मोशन बोलना है, वो हमने देखा। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फॉर एन इंस्टेंट हमने देखा। उसके बाद वेलोसिटी और अगर पोजीशन दे रखा है तो कैसे एक्सेलरेशन तक जाना है, यहां तक कवर किया। चलो इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब उसने अपने को क्वेश्चन दिया है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, क्या दे रखा है उसने हमें इक्वेशन, v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, वेयर t इज इन टाइम इन सेकेंड। जो टाइम है उसने वो हमें सेकेंड्स में दे रखा है, एंड एक्सेलरेशन निकालना है एट t इज इक्वल टू 2। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है कब, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो हमारा अप्रोच भी यही रहेगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू dv बाय dt, और हमने अपने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था किसके बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में। तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। कंटिन्यूटी में जाएंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद, 4t माइनस 4, ये हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसने कितने टाइम पर मांगा है अपने से, 2 सेकेंड पर, तो a विल बी 4 इंटू 2, यहाँ पे हमने टाइम की वैल्यू रख दी है 2 माइनस 4, तो ये हो गया हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया अपना एक्सेलरेशन का आंसर एट t इज इक्वल टू 2। इस तरीके से अगर वो कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करता है तो हमारे पास जो ये फॉर्मूलाज है हम चेक करेंगे कि उसने क्या डेटा दिया है और कहाँ अपने को जाना है, उस बेसिस पर हम इक्वेशंस यूज करेंगे कौन सी लगनी है। बढ़ते हैं हम अपने आगे टॉपिक की तरफ जो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि ये आपको हेल्प करेंगे गिवन डेटा के अकॉर्डिंग। मान लो मैंने आपको वेलोसिटी दे दी और मैंने आपको टाइम दे दिया, एक्सेलरेशन जानना है, कैसे जानेंगे, पोजीशन जाननी है, डिस्प्लेसमेंट जानना है, तो ये सारी चीजों को फाइंड आउट करने में हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस हेल्प करती हैं। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस at। v वेलोसिटी फाइनल, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, और ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं हमारे पास। s इज डिस्प्लेसमेंट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उसके बाद आएगा हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और हमें ये याद भी ऐसे ही रखना है ऑर्डर में। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा जाए तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा जाए तो ut प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, और उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा जाए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इसके बाद एक फोर्थ सेट ऑफ इक्वेशन भी आता है
कि मुझे पूरी जर्नी के बारे में नहीं जानना कि आपने कितना डिस्टेंस चला, क्या पोजीशन थी, क्या था, नहीं। मुझे सिर्फ ये जानना है कि आप इस पॉइंट पर कितना चल चुके थे, सिर्फ उस एक पर्टिकुलर टाइम सेकेंड के लिए। तो nth के लिए आता है एस nth इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1। ये हमारी nth के लिए होती है कि nth सेकेंड में आपने कितना ट्रैवल किया है, थर्ड सेकेंड या फोर्थ सेकेंड, इस तरीके से। अब हम चलते हैं इनको डिराइव करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलस मीन से चलते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से शुरू करते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए देखो, एक्सेलरेशन चाहिए हमें, तो हमारे पास क्या आया फर्स्ट इक्वेशन के लिए, हमें पता है a इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी होता है। एक काम करते हैं, एक बार ना मैं नोटेशंस लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। v क्या है अपने पास, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम टेकन, s डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, यू कैन सी। चलिए शुरू करते हैं यहां से। तो हमें पता है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, तो हमने लिखा a डी टी इज इक्वल टू डी वी। इंटीग्रेशन हुआ, हमने लिमिट्स लगाई, हमने कंसिडर करा है t इज इक्वल टू 0, ऑलरेडी कुछ इनिशियल वेलोसिटी u है हमारे पास। उसके बाद जब हमने t टाइम तक अटेन करा तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। अब कल इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा था, a हमारे पास कांस्टेंट है, अगर a कांस्टेंट है तो dt की टर्म्स में हमने इंटीग्रेशन करना है, तो हमारे पास आएगा at, तो ये बना a और हमने इंटीग्रेट किया इसको t, लिमिट गई अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से t। फिर यहाँ पे आए, ये कितना हुआ dv, इसका इंटीग्रेशन v होता, इसकी अपर लिमिट गई u और अपर लिमिट लोअर लिमिट गई u से v तक। वैल्यूज रखते हैं तो ये हो जाएगा a t माइनस 0 इज इक्वल टू v माइनस u। कितना बनेगा ये यहां से हमारा, a t इज इक्वल टू v माइनस u। रीअरेंज करा तो हमारे पास आया v इज इक्वल टू u प्लस a t। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू सेकेंड इक्वेशन पे। आओ, सेकेंड इक्वेशन क्या है अपने पास, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। देखो अब इसको कैसे डिराइव करेंगे, हमें पता है जो हमारे पास वेलोसिटी था वो क्या था, dx बाई डी टी था। मैंने इसको लिखा dx इज इक्वल टू वी डी टी। फर्स्ट इक्वेशन से हमने v की वैल्यू निकाली थी u प्लस ए टी, तो हम इसको यहां पे रखेंगे। हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इसको हमने इधर पुट करा तो हमारे पास आया dx इज इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी। अब हमने कंसिडर करा है t इज इक्वल टू 0, मेरा पार्टिकल ओरिजिन पे ही है और t पर वो किसी पोजीशन s पर आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट विल फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसको हमने करा इंटीग्रेट, तो dx की टर्म्स में इंटीग्रेशन कर रही हूं, कांस्टेंट है तो ये हो गया x, लिमिट गई 0 से s तक। उसके बाद हमारे पास आया u। अब इसमें इनिशियली कैसे करना था, इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आता है तो पहले फर्स्ट टर्म का कर लो, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म का कर लो और वही साइन लगा दो जो है या जो आपका निकल के आने वाला था। तो u का इंटीग्रेशन dt की टर्म्स में करती तो कितना होता, ut
तो t लिखा और लिमिट लगा दी मैंने 0 से t। फिर a अपने पास कांस्टेंट है और t की पावर 1 है, तो हमने क्या करा, अगर पावर 1 थी तो n+1 डिवाइडेड बाय n+1 जाता, तो ये हो गया a t की पावर 2 बाय 2, लिमिट गई 0 से t तक। इसको आपने लिखा s-0 इज इक्वल टू u t-0 प्लस a t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम चलते हैं फर्दर अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने क्या लिखी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक, मैंने अभी आपको एक एक्सेलरेशन का रिलेशन निकलवाया था इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन अगर था, राइट। तो वो रिलेशन क्या था हमारे पास, a इज इक्वल टू v dv बाय dx। अब हम इसके लिए यही रिलेशन यूज करने वाले हैं। तो देखो क्या होगा, हमने लिखा इसको v dv इज इक्वल टू a dx, लिमिट लगाई 0 से s, इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल इज v। ऑलरेडी v है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, पावर 1+1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी 1+1। तो ये कितना हो गया, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u। इधर आया अपने पास a तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ, तो यहाँ आया हमारे पास x, लिमिट गई 0 से s तक। करते हैं लिमिट्स पुट, ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू a s माइनस 0। क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है तो 2 हमने एक साथ लिख दिया, इज इक्वल टू a s। तो ये बना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मीन्स। यहां तक हमने ये कंप्लीट करा। अब कैलकुलस के अलावा भी हम इसको डराइव कर सकते हैं आपका ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड हमने एक बार 9th क्लास में भी पढ़ा है, बट इसको एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे होता है। बाय ग्राफिकल मेथड। तो हमने सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करा टाइम और वेलोसिटी का। हमने बोला मेरे पार्टिकल के पास ऑलरेडी कुछ कंसिडर करा कि एक इनिशियल स्पीड रहेगी, तो इनिशियल स्पीड है तो पार्टिकल कुछ मोशन अपना यहां से शो करना चाहिए। तो ये गया इस तरीके से। थोड़ी सी नेमिंग्स कर लेते हैं इनकी। 0 ओरिजिन A B, B, इसको हमने दिया C एंड ये पॉइंट हो गया मेरे लिए D। अब देखते हैं नेमिंग्स। सबसे पहले ऑलरेडी कुछ स्पीड है तो इसको हमने बोला इनिशियल स्पीड, तो मैंने लिखा OA इज इक्वल टू U, जो कि हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, O से D जो हमने टाइम टेकन है वो लिया। अब देखने में जो OA और CD है वो मेरे लिए रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब अगर OA की वैल्यू U है तो मैं बोल सकती हूं कि OA इज इक्वल टू CD। तो हमारे पास CD की वैल्यू भी क्या है, U। OD हमारे पास टाइम टेकन है, OD AC के बराबर है, तो AC भी हमारे पास
टी हो जाएगा। अब इसके बाद जो ये बी पॉइंट तक अटेन करा, तो ये बी पॉइंट हमारे लिए क्या बनेगा, फाइनल वेलोसिटी। तो हमने लिखा बी पॉइंट कहां से कहां तक जा रहा है, डी से सी तक के लिए लिख सकते, डी से बी, तो डी से बी वाला जो पॉइंट है वो मेरे लिए वी है, जो मेरे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। सारी नेमिंग्स ग्राफ में करके दिखानी है। अब उसके बाद आता है बचा हुआ ये पोर्शन। तो अगर मुझे बी से सी तक का निकालना है तो मैं क्या बोलूं, मैथमेटिकली वैल्यू लिखें तो बी डी माइनस सी डी, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास v माइनस यू, जो कि चेंज इन वेलोसिटी है। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए अगर हम जाएंगे, फर्स्ट के लिए, तो एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है। तो a इज इक्वल टू स्लोप मतलब चेंज इन y एक्सिस बाय चेंज इन x एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y एक्सिस का चेंज मतलब जो आपका b से d वाला पॉइंट है माइनस o से a वाला पॉइंट डिवाइडेड बाय टाइम कितना था हमारे पास, o से d। देखो o से a वाला पॉइंट और b से d वाला पॉइंट, तो ये चेंज वाला पोर्शन देगा अपने को दिस, और ये हो गया o से d। तो हमारे पास कितना आया, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। तो ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू, वेलोसिटी आई हमारी u प्लस ए टी, सब वैक्टर्स हैं ये अपने पास। ये तो हो गया वेलोसिटी, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें ये पता है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो एरिया अंडर दी वीटी कर्व होता है, ठीक। S इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इसमें दो फिगर्स बनती हुई दिख रही हैं, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। तो हमने इसको क्या लिखा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, देखो बेस कितना है इसका AC और हाइट कितनी है इसकी CB, तो ये कितना हो जाएगा AC इंटू CB प्लस रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो OD इंटू OA, तो ये हुआ OD इंटू OA। तो हमारे पास आया S इज इक्वल टू हाफ, AC की वैल्यू थी T, CB है हमारे पास V माइनस यू प्लस OD है हमारे पास T और OA है हमारे पास U। अब फर्स्ट इक्वेशन से देखो जो हमारा V माइनस यू है वो AT के बराबर है, तो हमने उसकी वैल्यू रखी, तो ये हो गया S इज इक्वल टू हाफ T इंटू AT प्लस UT। तो इसको बस रीअरेंज करें तो क्या आएगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास क्या था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, मतलब s आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसने डिस्प्लेसमेंट की बात करी होगी। तो हमें ये पता था अभी भी s इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है, ठीक है। तो अब कौन सा एरिया लें, ऑलरेडी हमने जो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन निकाली उसमें तो एरिया लिया है, तो इसमें ऐसा क्या लगे कौन सा एरिया लिया जाए। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये पूरा आपको जो दिख रहा होगा ये पूरा एक ट्रिपीजियम है मेरे पास। तो अब हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रिपीजियम थर्ड के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रिपीजियम अगर मैं यूज कर रही हूं तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिपीजियम OABD। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई
हाइट। तो सबसे पहले पैरेलल साइड्स देख लेते हैं कौन कौन सी हमारे पास। तो हाफ मल्टीप्लाई, पैरेलल साइड्स देखो ग्राफ में कौन कौन सी हैं। एक तो ये वाली साइड पैरेलल है, ओ ए किसके पैरेलल है, बी डी के। तो हाइट कितनी बन जाएगी अपने पास, ओ डी विल बी द हाइट। तो हमने लिखा इसको ओ ए प्लस बी डी और हाइट कितनी हो गई हमारे पास, ओ डी। तो ये हुआ S इज इक्वल टू हाफ, दिस विल बी V प्लस U। ओडी टाइम है, लेकिन मेरी थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं आता, तो हमने यूज किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को और वैल्यू निकाली टाइम की। तो हमने बोला फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो मेरा टाइम था वो कितना होता, v माइनस यू बाय ए। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे उसकी, कितना हो जाएगा ये s इज इक्वल टू हाफ v प्लस यू v माइनस यू बाय ए। 2 और a इधर डिवाइड में उधर जाके हुए मल्टीप्लाई और ऊपर आइडेंटिटी बनी अपनी v प्लस यू v माइनस यू, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां तक हमारे दो टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने एक्सेलरेशन देख लिया और इक्वेशंस ऑफ मोशन देख भी ली और उनको दो तरीके से कैसे डिराइव करते हैं वो भी देख लिया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा इसमें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला कि इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कैसे करनी है हमें देखो। पहला क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा दूसरी बात, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ध्यान रखिएगा, जितनी भी आप ये तीन इक्वेशंस लगाते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये तभी लगाओगे जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, वो चेंज ना कर रहा हो ड्यूरिंग अ मोशन। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू डिपेंडेंट है तो हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस वाली टर्म्स को यूज करेंगे। ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि कब वो इक्वेशंस यूज करनी है, ठीक है, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशंस के लिए यूज करनी है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है उसने हमें, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर उसने बोला कितने टाइम कितनी स्पीड से जा रहा है वो हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड से वो जा रहा है। अब इट्स वेलोसिटी आफ्टर मतलब बाद की वेलोसिटी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, v उसने हमसे पूछा कितने टाइम के लिए पूछा, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। कोई न्यूमेरिकल आया तो हमने पहले सारा डेटा लिखा, डेटा लिखने से अपने को ये पता लग गया कि क्या तो पूछ रहा है और हम वहां कैसे जा सकते हैं। अब उसने हमें एक्सेलरेशन दे रखा है, u दे रखा है, टाइम दे रखा है और v निकालना है, मतलब पोजीशन की तो कोई बात ही नहीं है। तो पहली दूसरी और तीसरी इक्वेशन तो हमारी वैसे ही एलिमिनेट हो गई। अब मैंने इसमें कौन सी इक्वेशन लगाई, फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2 और टाइम कितना है 4। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 4 सेकेंड के बाद उसने अपनी स्पीड को 18 मीटर पर सेकेंड कर लिया। तो स्पीड बढ़ गई ना, तो हमने यही देखा था कि अगर हमारी स्पीड बढ़ जा रही है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता, और एक्सेलरेटेड मोशन ही है ये हमारा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मोटर कार मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। कितनी स्पीड दे रखी है उसने अपने को, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, ठीक है, ऑलरेडी चल ही रहा है इस स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड। कम्स टू स्टॉप, बाद में जाके रुक जा रही है, बाद में रुक रही है, इसका मतलब वो उसने फाइनल वेलोसिटी दे दी अपने को। तो v कितना हो गया हमारे पास 0। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, मतलब आप मान लो इसने कार दे रखी है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, आप ऑलरेडी 20 से तो नहीं चलोगे, खैर चलो 40 से चल रहे थे, आपने ब्रेक मारे तभी तो रुकोगे, पैर तो थोड़ी रोकोगे उसको, ब्रेक मारे हैं तो रुकोगे। तो ब्रेक लगाया और स्पीड क्या हो गई 0। कितना डिस्टेंस चला आपने उस ब्रेक लगाने के ड्यूरेशन में, 10 मीटर का, ठीक है। अब पहली बात आपको यहां से ये समझनी है कि आपकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो गई। तो स्पीड डिक्रीज हुई है, इसका मतलब रिटार्डेड मोशन होना चाहिए था, ठीक।
उसने बेशक यहाँ एक्सेलरेशन पूछा है, आपका आंसर अगर पॉजिटिव आया तो गलत हो जाएगा। आपका आंसर इसमें अगर एक्सेलरेशन स्पीड डिक्रीज कर रहा था तो डायरेक्शन ऑपोजिट थी अपने पास, तो आंसर में मेरा नेगेटिव आना चाहिए था। अब देखते हैं क्या नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो उसने अपने से ये पूछा है, v दे रखा है, u दे रखा है और s दे रखा है, ठीक, मतलब टाइम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अपने पास, तो मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को एलिमिनेट कर सकती हूँ और थर्ड इक्वेशन पे जा सकती हूँ क्योंकि ये सारा डेटा उसी का है। तो हमने लिखा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v की वैल्यू क्या है अपने पास 0, माइनस u की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू ए। तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितना बनेगा, a इज इक्वल टू माइनस 20 के स्क्वायर को मैं 20 इंटू 20 लिख सकती हूँ। लंबी लंबी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन से बचना चाहिए, फैक्टर्स तोड़ लो तो ज्यादा आसान है। नीचे आया 2 इंटू 10, 20 से ये कैंसिल, तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव आ गया ना, इसका मतलब ये खुद ही बोल रहा है कि आपने रिटार्ड किया था तब जाके वो क्या हुआ है 0 हुआ है। क्लियर यहां तक बात। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना। उसने अपने को बोला है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x इज इक्वल टू t माइनस 2 का होल स्क्वायर, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। ठीक है, ऐसा यूनिट्स में दे रखा है मीटर और सेकेंड में। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। पूछ क्या रहा है वो मुझसे, डिस्टेंस कवर्ड। अब देखो ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, t की जगह 4 रखो और सीधे सॉल्व कर दो, करेक्ट। लेकिन इसको अप्रोच करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले जब भी ऐसी कोई इक्वेशन आए तो आपको चेक करना है क्या पार्टिकल की वेलोसिटी या बॉडी की वेलोसिटी कहीं बीच में 0 तो नहीं हो गई, ड्यूरेशन जो उसने ड्यूरेशन दी है उस ड्यूरेशन के अंदर। तो मैंने पहले इसकी वेलोसिटी निकाली, तो वेलोसिटी क्या होता है v इज इक्वल टू dx बाय dt। तो ये कितना हुआ, डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, d बाई डी टी t माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा 2t माइनस 2। चेक करने के लिए कि रुका है कि नहीं रुका, हम क्या करेंगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। हमने वेलोसिटी को 0 रखा तो चेक करा कि ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर 0 हो जा रही है। इसका मतलब पार्टिकल ने t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर यू टर्न लिया है। ठीक है, तो यू टर्न कैसे, वो यहां 0 से शुरू करा, 2 सेकेंड तक यहां गया, फिर यू टर्न लेके वापस आया और यहां तक उसने 4 सेकेंड कवर करे। ठीक, तो मतलब अगर मैं ऊपर वाला डिस्टेंस निकाल लूं तो नीचे वाला तो आ ही जाएगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। हमारे पास डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, dx इज इक्वल टू v dt, लिमिट 0 से s लिखा और इधर 0 से 2 लिखा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वैल्यू रख लेते हैं पहले, 0 से s dx इज इक्वल टू 0 से 2t माइनस 4 का dt, कितना हो जाएगा s माइनस 0 इज इक्वल टू t स्क्वायर, 2t स्क्वायर बाय 2 माइनस 4t, लिमिट 0 से 2 तक। ठीक है, वैल्यूज रखते हैं इसकी, तो ये हुआ s माइनस 0 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो ये हुआ s इज इक्वल टू 4 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट निकला है, अपने को डिस्टेंस चाहिए था तो डिस्टेंस कितना हो जाता 4 मीटर। तो इसने जाने का भी 4 मीटर ट्रैवल करा होगा और वापस आने का भी 4 मीटर ट्रैवल करा होगा, तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 मीटर। ये हो गया हमारा यहां तक का प्रोसेस। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे वो है हमारे पास ग्राफ।
ग्राफ्स में भी पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ। ग्राफ के बारे में बात करनी है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इधर हमारा टाइम और इधर आई हमारी पोजीशन। ठीक, सबसे पहले ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है वो देख लेते हैं। तो जो इसका स्लोप है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ अपने को वेलोसिटी के बारे में बताता है। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो tan थीटा है वो मेरा वेलोसिटी है। तो हम इसके कुछ पर्टिकुलर केसेस देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमें बात करनी है इस पे। सबसे पहले मैंने बोला ये मेरा एक्सटी ग्राफ है और इस तरीके से ये पहला ग्राफ। अब इसमें एक चीज बताओ, अगर हम ध्यान से नोटिस करें इसके अंदर, तो हर पॉइंट पे सिर्फ टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट पर। तो इसका स्लोप क्या होगा, 0 और वेलोसिटी भी 0, बॉडी एट रेस्ट रहेगी। करेक्ट। अब चलते हैं इसके सेकंड ग्राफ की तरफ। हम इसके सेकंड ग्राफ में अगर बात करें तो ये लेते हैं t, इधर आया हमारे पास x, मान लीजिए ये हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इंक्रीजिंग में। अगर मैं इसके इस पॉइंट पर बात करूं तो ये थीटा रहा, इस पॉइंट पर निकालूंगी तो ये थीटा रहेगा, इस पॉइंट पर निकालूंगी तो ये थीटा रहेगा। और जो थीटा है वो आपका एक्यूट है, राइट। तो हमारे पास जो tan थीटा है, जो मेरा स्लोप है, वो कैसा है, पॉजिटिव है और साथ में क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो मेरी वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी और साथ में कांस्टेंट वैल्यू रखिएगा क्योंकि थीटा हर जगह सेम है। बढ़ते हैं इसमें और आगे कौन कौन से ग्राफ्स अपने को मिल सकते हैं। तो इसके थर्ड ग्राफ पे आते हैं हम लोग। थर्ड ग्राफ में उसी ग्राफ को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है। ये t, ये x। मैंने बोला ये ग्राफ अब इस तरीके से आया, ठीक है। अगर इस तरीके से आ रहा है तो ये थीटा बनेगा हर पॉइंट पर। थीटा हम देखते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं हमेशा, ठीक। ये थीटा बना एंटी क्लॉकवाइज में, फिर हमारे तो ये थीटा बना। अब जो थीटा है वो मेरा ऑब्ट्यूज है, तो मैं ये बोलूंगी जो मेरा स्लोप है वो नेगेटिव है, लेकिन थीटा हर जगह कांस्टेंट है तो मेरा स्लोप अभी भी क्या है, कांस्टेंट। करेक्ट। तो मतलब वेलोसिटी की क्या इंफॉर्मेशन हुई यहां से हमारे पास, वेलोसिटी नेगेटिव तो है लेकिन साथ में क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके फोर्थ ग्राफ की तरफ। देखो t और इधर हुआ x। हमने ग्राफ थोड़ा सा ऐसा ले लिया और ये मेरे को पहला थीटा उसने दे रखा है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसके किसी भी स्लोप पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रहा है क्योंकि ये स्लोप है, अगर मैं इस स्लोप को देखूं तो ये थीटा आ रहा है, फिर मैं और किसी पॉइंट को डालूंगी तो ऐसे जाएगा। इसका मतलब जो मेरा tan थीटा है वो डिक्रीज कर रहा है, स्लोप मेरा हर पॉइंट पे डिक्रीज कर रहा है। तो स्लोप डिक्रीज कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, बट उसकी वैल्यू क्या है, अभी भी पॉजिटिव। इसी में ही अगर हम एक और ग्राफ देखें, tx, हमने ये लिया, ठीक है। अब देखो एक स्लोप आप यहां बना सकते हो, एक स्लोप आप यहां बना सकते हो, ये थीटा ये भी थीटा। आपका जो tan थीटा, जो आप थीटा इंक्रीज कर रहे हैं तो मेरा स्लोप क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा है। अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगी, मेरी वेलोसिटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है और वैल्यू पॉजिटिव है।
ये तो हुई पोजीशन टाइम ग्राफ की, ठीक। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा? पहले जो मेरा स्लोप है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलो या हम ऐसे लिख लेते हैं अभी कि स्लोप अपने को एक्सेलरेशन दे रहा होगा, ठीक। इसका एरिया अंडर दी कर्व जो है, एरिया अंडर दी कर्व अपने को डिस्प्लेसमेंट देगा। अब इसमें दो बातें समझनी है, एक बार देखो, हमने बोला एरिया अंडर दी कर्व मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा, लेकिन व्हाट इफ मुझे डिस्टेंस चाहिए हो उसी ग्राफ से, तो कैसे करेंगे, ठीक। तो देखो मैंने एक मान लो ऐसा कोई ग्राफ ड्रॉ कर दिया, VT एक्सिस है मेरे पास, तो ऊपर भी ट्रायंगल नीचे भी ट्रायंगल, इसका मतलब ये A1 और ये A2। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो आप क्या करोगे, एरिया 1 माइनस एरिया 2। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस चाहिए होगा तो आप इन्हीं दोनों एरिया को क्या कर दोगे, प्लस एरिया 1 प्लस एरिया 2, ठीक। चलिए अब इसके ग्राफ्स डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से। ये तो हुई ग्राफ्स की इंफॉर्मेशन। तो हमने लिया पहला ग्राफ टी वी, ये दिया हमने इसको दिस। तो अगर हम इसमें बात करें तो मेरे पास tan थीटा, स्लोप 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है। दूसरे ग्राफ पे चलते हैं। अगर मैं दूसरा ग्राफ आपको ऐसा दे दूं तो हर पॉइंट पे जो थीटा है मेरे पास वो क्या है, कांस्टेंट। तो मैं क्या बोलूंगी, इसका जो स्लोप है tan थीटा वो क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी तो इंक्रीज हो ही रही है, अंडरस्टूड है। इसका एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, यूनिफॉर्म कांस्टेंट है ये हमारे पास, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है अपने पास। आते हैं इसके नेक्स्ट ग्राफ पे, थर्ड। ऐसे बना दिया आप सेम चीज, ये थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा, वेलोसिटी डिक्रीज करी है, इसका मतलब इसके स्लोप ने मुझे क्या इंफॉर्मेशन दी, tan थीटा क्या है अपने पास, नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव बट कांस्टेंट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने फोर्थ ग्राफ के लिए। तो फोर्थ ग्राफ में V और T गए, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने यही ग्राफ लिया, तो इस ग्राफ में हमने क्या देखा था अभी जब हम लोग XT डिस्कस कर रहे थे कि जो मेरा tan थीटा है वो डिक्रीज कर रहा है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो इसका मतलब जो इसका एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज करेगा बट उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अगर मैं इसी का ही फिफ्थ ग्राफ और डिस्कस करूं तो हमने क्या देखा था, ये T, ये V, मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया कुछ ऐसा सा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो इसका जो tan थीटा है वो इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस हैं ये दोनों हमारे पास, यहां तक कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं आगे हम अपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन देता है, इसकी स्लोप की इंफॉर्मेशन हमें नहीं है, हम क्या लेते हैं इसका एरिया अंडर दी कर्व। अब ध्यान ये रखना है जो एरिया अंडर दी कर्व है वो वेलोसिटी नहीं देता, वो हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। एरिया अंडर दी कर्व जो 80 का है वो क्या हमें देगा, चेंज इन वेलोसिटी, ये ध्यान रखना है। नॉर्मल से ग्राफ हैं इसके, पहला ग्राफ टी ए, अगर मैं ये दे रही हूं ऐसा नॉर्मल सा, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मेरे पास, यूनिफॉर्म है, टाइम बढ़ रहा है।
और अगर मैं इसका सेकंड ग्राफ दूं टी ए, और इसमें मैं बोलूं ये ऐसे जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है विद टाइम। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, और ये हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वल रेशियोज में वेलोसिटी और टाइम हमारे चेंज हो रहे हैं। अब चलते हैं हम इनके क्वेश्चंस की तरफ, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें। अब देखो उसने सबसे पहले हमें क्या बोला है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, इट्स पोजीशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू माइनस टी, x इज इक्वल टू माइनस 2t प्लस 3t स्क्वायर। ड्रॉ इट्स वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो वीटी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन तो हो अपने को, तो हमने क्या करा, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो क्या आएगा, d बाई डी टी माइनस 2t प्लस 3t स्क्वायर। कितना हो गया ये हमारे पास, -2, क्योंकि t कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हुआ, वो t की पावर 1 है उसका डिफरेंशिएशन हुआ 1, और 3t स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन हुआ 6t। ठीक है, ये हुआ दिस। अब इसको स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा मैच कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो स्लोप तो मेरे पास पॉजिटिव 6 आ गया और इंटरसेप्ट कितना आया, -2। इसका एक्सेलरेशन भी तो चाहिए था मुझे क्वेश्चन में, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो ये कितना हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ -2 प्लस 6t, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आया, 0 प्लस 6, तो a की वैल्यू आई, एक्सेलरेशन क्या है अपने पास, कांस्टेंट विद टाइम। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहले हम वीटी ग्राफ देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग एटी ग्राफ देखेंगे। वी टी और ये अपने पास हो गया एटी ग्राफ। देखो वीटी ग्राफ में हमारे पास स्लोप पॉजिटिव है, मतलब स्ट्रेट लाइन ऐसे जानी चाहिए, लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो वो कहीं यहां से शुरू होना चाहिए, और स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप के साथ ये हो गई। ये इंटरसेप्ट कितना हुआ, -2 का। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया है विद टाइम, इसमें टाइम पे कोई डिपेंडेंसी थी ही नहीं कि ये टाइम के साथ चेंज हो, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कितना हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो ये तो हुआ हमारा एक तरीके का ग्राफ का प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, अब उसने क्या बोला है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसने हमें दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन, दे रखी है वैल्यू उसने अपने को, और बोला है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो दोनों चीजें पूछ ली उसने, डिस्टेंस भी पूछ लिया और डिस्प्लेसमेंट भी पूछ लिया। कैसे करें अब इसको, सबसे पहले हमने देखा था कि एरिया अंडर द कर्व तो चाहिए ही चाहिए, राइट, एरिया अंडर द कर्व की नीड है अपने को। तो देखो कैसे करेंगे इसको, पहला दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं मेरे को, 2 सेकंड पे वो यहां आ रहा है, तो इसको मैंने बोला एरिया 1 और इस फिगर को हमने बोला एरिया 2। तो जब मैं एरिया 1 पे जा रही हूँ, ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस, बेस 0 से 1 कितना हो गया, 1 इंटू हाइट कितनी हो गई, 6, तो ये हो गया 3 मीटर। अगर मैं एरिया 2 निकालूंगी तो एरिया 2 कितना हुआ, हाफ इंटू बेस कितना हुआ, 2 से 1 का सेपरेशन अभी भी 1 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 मीटर। एरिया 2 नीचे की तरफ है ना, नेगेटिव आना चाहिए था किसके लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट लिखा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू a1 माइनस a2। अगर मैं a1 माइनस a2 करूं तो इसका मतलब 3 और 3 दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये आंसर, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लेकिन यही काम अगर मैं डिस्टेंस के लिए करती, तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या देखा था, एरियाज को क्या करना है अपने को, प्लस, तो a1 प्लस a2 हुआ, ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 दैट इज 6 मीटर। तो इससे हमने डेफिनेशन में भी लिखा था कि डिस्टेंस, अगर पार्टिकल चल रहा है तो डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो ये बात देखो यहां से प्रूव भी हो रही है कि अगर पार्टिकल चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, लेकिन डिस्टेंस उसका कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। अब हम मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे।
हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी जान लेते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी है क्या। ठीक, जब किसी भी बॉडी पर सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल लग रही हो जिससे वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। फ्री फॉल होता है, उसमें हम सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। जो एक्सेलरेशन इस पर लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको कहीं कहीं कैलकुलेशंस में यूज करने के लिए हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। ये तो रही इसकी बात। अब जो दूसरी चीज याद रखनी है, हम अब तक बोलते आ रहे थे मेरी सारी इक्वेशंस ऑफ मोशंस में ये सब वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर्स हैं तो डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। तो अब डायरेक्शन का ध्यान कैसे दोगे, जितनी भी डाउनवर्ड डायरेक्शंस हैं वो सब हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, और जितनी भी अपवर्ड डायरेक्शंस हैं उन सबको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, पहली चीज। दूसरा चीज, ताकि मुझे कभी भी जी के साइन में कंफ्यूजन ना हो कि मैं पार्टिकल को ऊपर उछाल रही हूँ कि नीचे ड्रॉप कर रही हूँ कि फ्री फॉल हो रहा है, यू जीरो है, उस केस में ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, जी का साइन ऑलवेज नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अब देखो क्यों, जी क्या है भाई, पुल अर्थ की तरफ लग रहा है ना, तो जी तो हमेशा नीचे की तरफ लगने वाला है, तो जब हमेशा नीचे ही लगने वाला है तो इसलिए उसका साइन हम हमेशा नेगेटिव लेंगे, इससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कभी भी जी के साइन में। यहां तक हो गया। हमारे इसमें 3 केसेस होंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से हैं वो देखो। सबसे पहले कि आपने ग्राउंड टू ग्राउंड रखा है उसका प्रोजेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रॉप करा है फ्रॉम हाइट, और थर्ड केस होने वाला है प्रोजेक्ट करा है आपने, मतलब ऊपर की तरफ उछाल दिया, जो अभी इस वाले सिलेबस में है, प्रोजेक्ट करा फ्रॉम हाइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहां से, ग्राउंड टू ग्राउंड से। पहला, ग्राउंड टू ग्राउंड, इसको नाम देते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। देखो इसके डायग्राम पे ध्यान देना, ये हमारा अर्थ है, अब किसी चीज को नीचे से ऊपर जाना है तो आप कुछ वेलोसिटी दोगे उसको ऊपर जाने के लिए। तो हमने बोला मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर जाने के लिए एक इनिशियल वेलोसिटी दी, तो बॉडी क्या करेगी, जाएगी और वापस नीचे आएगी भी, ठीक। अब कन्वेंशंस क्या क्या हैं जो साइन मतलब टर्म्स हैं, देखो ये यहां तक अटेन करके आई है तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक। तो हमारे पास कैपिटल एच क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉडी। टोटल टाइम टी क्या है, टाइम टेकन बाय बॉडी कि वो ग्राउंड से ग्राउंड तक आ जाए। अगर मैं अपवर्ड जर्नी का टाइम t1 बोल रही हूं और वापस रिटर्निंग का टाइम t2 बोल रही हूं, तो मैं बोल सकती हूं टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2। और हम अभी किसी भी तरीके का कोई भी रेजिस्टेंस जो हमारी एयर ऑफर करेगी वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर जाने का टाइम भी सेम होगा और नीचे आने का टाइम भी हमारा सेम होगा। दूसरी चीज जो हमें इसमें याद रखनी है, एट मैक्सिमम हाइट मतलब सबसे ऊपर जो मेरी वेलोसिटी है बॉडी का वो क्या होगा, 0 होगा। अब इसमें साइन कन्वेंशंस देखते हैं।
h तो डिस्प्लेसमेंट है ना, अगर मैं राउंड जर्नी की बात करती, समझना h डिस्प्लेसमेंट है और मैं बात कर रही हूँ पूरी राउंड जर्नी की, तो इनिशियल भी ये हुआ और फाइनल भी ये हुआ, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, बॉडी का 0 हो जाता। ठीक है, तो अब हम निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट पे चलते हैं। देखो, पहला मैक्सिमम हाइट बॉडी ने कितनी अटेन करी है, हम ये निकालते हैं। तो उसने आपको मान लो कि u दे रखा है, मैक्सिमम हाइट पे हमें पता है वेलोसिटी 0 होती है और हमें g की वैल्यू भी पता है, तो कैसे निकालेंगे, टाइम की तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अभी तक, तो हम इक्वेशन यूज करेंगे थर्ड, कितनी हो जाएगी, साइन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh बना। अब देखो, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी तो 0 हुई, u आपने ऊपर की तरफ रखा है तो u का साइन क्या हुआ, पॉजिटिव का स्क्वायर। आप ग्राउंड से हाइट भी ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हो तो वो भी पॉजिटिव, लेकिन g का साइन हमेशा क्या था आपका, नेगेटिव, तो ये क्या हुआ, -2g मैक्सिमम हाइट h। तो यहां से हमारी मैक्सिमम हाइट h कितनी निकली, u स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो मैं राउंड ट्रिप की बात कर रही हूं पूरा, और राउंड ट्रिप में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, या आप टाइम टेकन भी बोल सकते हो जर्नी का। राउंड ट्रिप में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, अब सॉरी डिस्प्लेसमेंट 0 है अपने पास। ठीक है, हमें g पता है, s पता है और u पता है, टाइम निकालना है, तो हम लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं ऑलरेडी g का साइन रख के बात करूंगी, तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आई ut माइनस हाफ gt का स्क्वायर। इसमें हम डेटा पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, s तो 0 है, u हमें पता है और t की जगह आया टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस हाफ g t स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ut इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम कितना आया मेरे पास, 2u बाय जी। ठीक, जब ग्राउंड टू ग्राउंड की बात होती है तो जो मेरी फाइनल वेलोसिटी आती है ना, मैग्नीट्यूड में अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस u की डायरेक्शन ऊपर होगी तो हमारी फाइनल वेलोसिटी v की डायरेक्शन नीचे हो जाएगी। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये तो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा गिवन होगा हम उसके हिसाब से वैल्यूज निकाल लेंगे। ये तो हुई हमारी ग्राउंड टू ग्राउंड की बात। देखते हैं इसका क्वेश्चन। उसने अपने को बोला है अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड दिस, आपने उसको कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करा ऊपर की तरफ, तो प्लस 50 मीटर पर सेकेंड आ गया डायरेक्शन। g का साइन फिक्स था मेरा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम g को कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने वैल्यू मेंशन कर दी 9.8 तो आप कैलकुलेशन में वही लोगे। ठीक, सबसे पहले उसने क्या पूछा है अपने से, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट हमने कितना निकाला था, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। वैल्यूज रखेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, h इज इक्वल टू 50 इंटू 50 बाय 2 इंटू 10, कैंसिल 125 मीटर। 2 से 50 को कैंसिल करेंगे 25, 5 इंटू 25 इज 125। फिर उसने पूछा है टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट तक अगर मैं जा रही हूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा ही तो टाइम लूंगी, क्योंकि ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम सेम था। तो t कितना हो जाता मेरे पास, t बाय 2, और ये हुआ 2u बाय 2g। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 50 बाय 10 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं हमसे, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, t इज इक्वल टू 2u बाई जी है, वैल्यूज रख देते हैं 2 इंटू 50 बाय 10,
कितना आ गया 10 सेकेंड्स। यहां तक तो ये बात हुई। अब उसने बोला है वेलोसिटी आफ्टर t1 बता दो कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद मेरी जो वेलोसिटी है वो कितनी है। देखो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती, फोर्थ केस में v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी विल बी वेलोसिटी की इक्वेशन बनती, क्योंकि g नेगेटिव लग रहा है। उसने मुझे इनिशियल कितना दिया था 50, g की वैल्यू हो गई 10 और टाइम कितना दिया है 1, तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। फिफ्थ में उसने अपने को पूछा है, देखो फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा उसने को, हाइट फ्रॉम ग्राउंड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। हाइट बता दो ग्राउंड से कितनी है, तो हम रेफरेंस ग्राउंड ही सेट करके चल रहे थे, तो इक्वेशन क्या लिखते, h इज इक्वल टू u तो पॉजिटिव है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ मेरे पास 50 माइनस 5 दैट इज 45 मीटर। ठीक है यहां तक बात, इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ग्राउंड से वो 1 सेकेंड पर 45 मीटर्स के डिस्टेंस पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने आपको बोला है, देखो A body A is projected upwards with the speed of 90 मीटर पर सेकेंड। आपने उसको नीचे से ऊपर की तरफ डाला और u इज इक्वल टू कितना है 98 मीटर पर सेकेंड। द सेकेंड बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, ये तो A बॉडी हो गई। आपने सेकेंड बॉडी को भी ऊपर ही डाला लेकिन सेम स्पीड से, कितने टाइम बाद 4 सेकेंड बाद। तो उसने पूछा है कि बोथ द बॉडीज विल मीट आफ्टर, कितने टाइम के बाद वो दोनों बॉडीज मिलेंगी। अगर वो दोनों बॉडीज मिल रही हैं तो इसका मतलब जो उनका पोजीशन है H1 और H2, HA और HB, वो क्या होना चाहिए था सेम। तो सबसे पहले डेटा मुझे क्या मिला, HA इज इक्वल टू HB। अब दूसरी चीज जो समझनी है, मैंने दूसरी बॉडी जो सेकंड बॉडी है उसको 4 सेकंड बाद प्रोजेक्ट करा है। इसका मतलब जब पहली बॉडी 8 सेकंड चल चुकी होगी तो दूसरी बॉडी 4 सेकंड चली होगी, तो हमेशा 4 का सेपरेशन रहा। तो ये t टाइम ट्रैवल करा तो इसने उतनी देर में t माइनस 4 का टाइम ट्रैवल करा। तो हम पोजीशन कैसे लिखेंगे, पहली u ऑफ a t ऑफ a माइनस हाफ g ta का होल स्क्वायर इज इक्वल टू u ऑफ b t ऑफ b माइनस हाफ g tb का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 98t माइनस हाफ g t स्क्वायर इज इक्वल टू 98। b का कितना हुआ t माइनस 4 माइनस हाफ g t माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, कैलकुलेशन कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये कितना बनेगा हमारे पास 98t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 98t माइनस 98 इंटू 4। ये आइडेंटिटी खोलेंगे तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी इंटू 4 का स्क्वायर प्लस हाफ जी इंटू 2 इंटू टी इंटू 4 a माइनस बी के होल स्क्वायर की। अब देखो कैंसिल क्या क्या हुआ, 98t से 98t कैंसिल, हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अगर मैं g की वैल्यू 9.8 ले लूं क्योंकि इधर 98 आ रहा है तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, इन सारी टर्म्स को पहले इधर ले आते हैं। तो ये कितना बनेगा अपने पास 9.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 का स्क्वायर, ये नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हुआ, वो पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव, माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 2 इंटू टी इंटू 4, ये इधर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव, प्लस 98 इंटू 4 इज इक्वल टू
0 हो गया। अब इसको कंटिन्यू करते हैं इक्वेशन को एक बार। 9.8 था ना अपने पास, तो उसको अगर मैं पॉइंट को हटा दूं तो कितना बन जाएगा नीचे 10, तो ये बनेगा 98/2 इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली में कितना है 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये 4t 98/10 बन जाएगा, तो ये हुआ 4t इंटू 98/10 प्लस इधर हमारा 98 इंटू 4 था ही इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से 98 98 98 कॉमन हो गया, ये है हमारे पास 4 का स्क्वायर। 98 98 98 पूरी इक्वेशन में से क्या हुआ कॉमन, 4 का स्क्वायर है तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ 16/2 इज 8, तो ये हुआ 8/10 टी स्क्वायर यस 8/10 माइनस 4t/10 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम 10 ले लेते हैं, तो 8 माइनस 4t प्लस 40 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0। ये हुआ माइनस 4t प्लस 48 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 4t इज इक्वल टू माइनस 48, तो t की वैल्यू कितनी आई 12 सेकेंड्स। मतलब जब पहली बॉडी ने 12 सेकेंड्स चला होगा तब जाके ये दोनों बॉडीज मीट कर गई होंगी। तो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो रेफरेंस ये वाले देखना मत भूलिएगा, ठीक है। ये हमने करा है पहला केस ग्राउंड टू ग्राउंड वाला। अब जो हमारा सेकंड केस आएगा वो आएगा किसी हाइट से आपने उसको ड्रॉप कराया है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, चलो शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट में क्या था, जब हम लोग उसको किसी भी हाइट से ड्रॉप करवाएंगे, ठीक है। तो देखो चलो इस केस में क्या होगा। सेकंड था हमारे पास बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। किसी हाइट h से मैंने बॉल को क्या कराया है ड्रॉप कराया। तो देखो कैसे होगा, अगर ये मेरे पास कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है, ये अब हमारा रेफरेंस पॉइंट है, हमने बॉल को ड्रॉप कराया। ड्रॉप कराने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अब आप रेफरेंस अगर ऊपर सेट कर रहे हो तो मैं सारी की सारी वैल्यूज नीचे की डायरेक्शन में मेजर कर रही हूं, इसका मतलब h का साइन भी नेगेटिव होगा, मेरी फाइनल वेलोसिटी का साइन भी नेगेटिव होगा, ठीक है। और जो हमारे पास g का साइन था वो तो नेगेटिव चल ही रहा था। तो मेरी इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या बनेंगी वो समझते हैं पहले। सबसे पहले v के लिए बात करते हैं। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर मुझे निकालना हो तो क्या हो जाएगा, माइनस v इज इक्वल टू 0 माइनस जी टी। तो v कितना आएगा हमारे पास gt, ठीक। अगर हम बात करें सेकंड में तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट इज माइनस h, क्योंकि मैंने उसको नीचे की तरफ मेजर करा, इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो मेरे पास h कितना आएगा यहां से हाफ जी टी स्क्वायर। मान लेते हैं कि जो हमने अभी इक्वेशन निकाली h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इसमें जो ये t था वो मेरा टाइम टेकन था ग्राउंड तक आने का, ठीक है, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। अगर उसने मुझे मैक्सिमम हाइट दे दी और टाइम टेकन पूछ लिया तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू अंडर द रूट 2h बाय g, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला से थर्ड इक्वेशंस पे अगर हम बात करें तो थर्ड इक्वेशन में क्या हो जाता हमारे पास, माइनस वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g का साइन भी नेगेटिव और h का साइन भी नेगेटिव। ये क्या बना, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये हुए हमारे इसके 3 टाइप, अगर मैं उसको किसी भी हाइट से ड्रॉप करवा रही हूं। चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। अब उसने हमें क्वेश्चन फ्रेम कराया, अब बॉल इज रिलीज्ड दे दिया, इसका मतलब वो हमसे क्या कहना चाह रहा है, u इज इक्वल टू 0 है, फ्रॉम अ हाइट एंड इट रीचेस द ग्राउंड इन 3 सेकेंड्स। इसका मतलब उसने मुझे 2 इंफॉर्मेशन दी, एक तो u 0 है ये बताया और एक t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है उसने हमें ये बताया।
इफ g इज इक्वल टू दिस, और उसने हमें g की वैल्यू फिक्स कर दी कि क्वेश्चन में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही मुझे यूज करनी है। पहला उसने बोला था हाइट फ्रॉम वेयर द बॉल वॉज रिलीज, तो पहले वाले में h पूछ रहा है, और अभी हमने देखा h का फॉर्मूला बनता हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू 9.8 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, ये क्या वैल्यू देगा हमें 4.9 मल्टीप्लाई 9, तो ये हो गया हमारे पास 44.1 मीटर। 9 9 से 81 कैरी गया 8, 9 4 से 36, 36 और 8 44, ये तो आई हमारी हाइट। अब उसने अपन से नेक्स्ट बात करी है द वेलोसिटी विथ विच द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड, कि वो ग्राउंड को टच करे, तो हम सेकंड में क्या करेंगे v इज इक्वल टू जी टी, वो हमसे दे रखा है, t भी दे रखा है g भी दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 24, 27, 28, 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा सेकंड तरीके का कि हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं। पहला हमने ग्राउंड से वापस ग्राउंड तक आया ये देखा, दूसरा हमने देखा इसमें कि वो जो है किसी हाइट से आपने ड्रॉप करवाया। अब अगर मैं किसी हाइट से उसको प्रोजेक्ट करा दूं अपवर्ड्स, थर्ड क्या है किसी हाइट h से मैंने उसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करवाया, तो देखो कैसे बनाएंगे इसको। ये हमारे पास कोई भी बिल्डिंग है, इसकी हाइट उसने अपने को क्या दे रखी है h दे रखी है, ठीक है। अब हमने ली एक बॉल जिसको हमने ऊपर u की तरफ से प्रोजेक्ट कराया। अगर मैं इसको u की तरफ u से प्रोजेक्ट करवा रही हूं, इसका मतलब ये किसी मैक्सिमम हाइट अपने हिसाब से होके आएगा और फिर वापस आके ग्राउंड पे कर जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट है, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी 0, और ये वो हाइट है जो बॉडी ट्रैवल कर रही होगी। तो सबसे पहले हम थोड़े साइंस की बात करते हैं। अब मैंने इस पर्टिकुलर जो मैंने ये व्हाइट लाइट ड्रॉ करी है, इसको मैंने रेफरेंस लाइन लिया है, रेफरेंस लाइन लिया है, इसका मतलब इसके ऊपर वैल्यूज पॉजिटिव, इसके नीचे वैल्यूज नेगेटिव, और जी तो हमेशा हमेरा नेगेटिव है ही, तो u का साइन क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव। h इज द डिस्प्लेसमेंट जो मैं यहां से नीचे की डायरेक्शन में मेजर करने वाली हूं, तो h का साइन क्या हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। t और g का साइन भी हमारे पास क्या होगा नेगेटिव होगा, और जो v है फाइनल वेलोसिटी उसका साइन भी नेगेटिव होगा। तो अब वैल्यूज निकालते हैं कि कैसे देखना है इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, अगर आप देखोगे तो क्या लिखोगे माइनस v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, आप t टाइम ऑफ फ्लाइट ही लोगे। सेकेंड वाली में डिस्प्लेसमेंट के लिए माइनस h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिखोगे। जब आप इसकी थर्ड इक्वेशन पे जाओगे तो आप लिखोगे माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g भी माइनस है और अपना h भी माइनस है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अगर क्वेश्चन ये आया फोर्थ केस में, मान लो उसने पूछा आपसे मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी होगी अपने पास, क्वेश्चन में उसने विद ग्राउंड बोल दिया, तो ग्राउंड से अगर हम देखें तो वो ऑलरेडी h ऊपर तो था ही, अपने को क्या चेक करना था कि अभी ये पता लग जाए कि h डैश कितना निकाला है हमने। तो सबसे पहले ग्राउंड टू ग्राउंड में हमने देखा था कि h डैश जो वैल्यू आती थी वो कितनी आती थी u स्क्वायर बाय 2g, तो मेरा h फ्रॉम ग्राउंड जिसको आप h मैक्सिमम बोल रहे हो वो कितना हो जाता हाइट प्लस u स्क्वायर बाय 2g। इस तरीके से हम इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो तो अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। देखो
उसने हमें बोला है क्वेश्चन में, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कराया है मैंने बॉल को, 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके टॉप से मैंने उसको 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कराया। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और उस पॉइंट की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है उसने अपने को, 25 मीटर। और जो बॉल हमने प्रोजेक्ट कराई वो यहां से ऊपर करवाई और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब डेटा के अकॉर्डिंग उसने मुझे u दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड और उसने मुझे हाइट दी है सिर्फ कितनी, 25 मीटर। अब उसने क्वेश्चन पूछा है हाउ हाई विल द बॉल राइज, बॉल कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वो हाइट जितनी वो यहां तक अटेन करके आई इस डेटा के बेसिस पर। तो हमारे पास h डैश कितना हो जाता, u स्क्वायर बाय 2g। अब उसने हमें g की वैल्यू 10 दे रखी है तो हम वही यूज करेंगे। ये हो गया हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, कैंसिल आउट हुआ। h डैश की वैल्यू आई 20 मीटर। और अगर ये पूछा जाता फ्रॉम ग्राउंड कितना है, तो हम लिखते हैं फ्रॉम ग्राउंड जो उसने वैल्यू अटेन करी h मैक्सिमम, वो हो जाएगा मेरे पास 25 प्लस 20 दैट इज 45 मीटर। यहां तक तो हुआ इसका एक पार्ट। अब उसने आगे हमसे बोला है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, कि वो कितने टाइम में आके ग्राउंड पे हिट करेगी। अगला पार्ट ये था, तो देखो कैसे करेंगे। अब टाइम पूछ रहा है, इनिशियल स्पीड दे रखी है, जी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, हम लगाएंगे इस केस में आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो सेकेंड इक्वेशन में कैसे करा हमने, यहां से मेजर करना था हमें सारा, u आपने ऊपर लिया तो u कितना हो गया मेरे लिए प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। आपने डिस्प्लेसमेंट नीचे मेजर करा क्योंकि यहां से यहां तक की जर्नी में तो आप वापस राउंड ट्रिप तक आ ही गए थे, नीचे वाला पोर्शन आपका डिस्प्लेसमेंट बचा, तो वो आपने नीचे की तरफ मेजर करा, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -25 मीटर और g की वैल्यू कितनी हुई -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, तो हमारे पास आया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, विद साइन रख लेते हैं सारी वैल्यूज। अब तो हमने लिखा -25 इज इक्वल टू 20t माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, इधर नेगेटिव है, ये टर्म्स इधर जाके बनी पॉजिटिव, 5t स्क्वायर, 20t इधर पॉजिटिव तो इधर जाके नेगेटिव, -25 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखें तो 5, 20, 25 सारे के सारे 5 के फैक्टर्स है, तो हम वो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कितना हुआ, t स्क्वायर -40 -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम करते हैं इनके फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर्स क्या हुए, t स्क्वायर -5t प्लस t -5 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, t कॉमन लिया इधर से तो ये हुआ हमारा t -5, फिर इधर आपने +1 कॉमन लिया तो ये आया t -5 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया t -5 t + 1 इज इक्वल टू 0। अब टाइम नेगेटिव वैल्यू तो देगा नहीं क्योंकि t + 1 इक्वल्स टू 0 रखा तो -1 आ जाएगा, वो तो नहीं हो सकता था, तो हमने लिखा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। इसका मतलब 5 सेकेंड में वो आपका वापस ग्राउंड पे आ जाएगा अपनी हाइट अटेन करते हुए। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट होता है। अब आपको काम करना है कि इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जो भी डाउट्स होंगे वो आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो है हमारा मोशन इन प्लेन। बाय बाय।